हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो देखो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो वर्ड छुपे हुए, तो कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कहने का मतलब है ये दो वर्ड से नहीं मिलके बना हुआ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। किससे मिलके बना हुआ? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जो भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब समझ लो, जिसके अंदर कार्बन भी होंगे, साथ में क्या होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होता क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O की होल पावर y। तो जो भी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे, वो सब क्या होंगे, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई हमसे पूछे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, सिंपली वर्ड में बात करें तो यहाँ पर नाम में छुपा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। और जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CxH2O की होल पावर y। जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो सब क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इनके एग्जाम्पल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो पहला एग्जाम्पल ले लें हम लोग, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का एग्जांपल लेना है। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, C12H22O11, यही होता है। इसको देखो, ये क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीनों चीजें हैं ना, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। और हम लोग इस जनरल फॉर्मूले की टर्म में बना के देखेंगे। इसमें देखो CxH2O की होल पावर y है, तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे C12H2O और होल पावर कितना कर देंगे, यहाँ पर y की जगह कोई नंबर एक दो, जितना इसमें नंबर आ रहा है वो कितना होगा, 11 होगा। तो ये जो सुक्रोज है उसको देखो, वो क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, साथ में क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट्स होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की देखो बात करते हैं हम लोग ग्लूकोज की बात करें, ठीक है। तो ग्लूकोज में देखो फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, यही तो होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये C6H2O की होल पावर, और यहाँ कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, समझ के बच्चों। तो ग्लूकोज में देखो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीनों चीजें है ना कंपोनेंट। तो ये क्या हो गए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो गए। और साथ में क्या करें, इस फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज पता है क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला पता होगा आपको, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का C6H12O6, ठीक है। दोनों का ही जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जनरल फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम होता है C6H12O6। बस फर्क कितना होता है, फर्क होता है तुम्हारा इसके अंदर, इस फ्रक्टोज के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, और इस ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड को देखो, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COH, ठीक है बच्चों। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का CH3COH। और जो हम लोग इसमें रखे देखें तो देखो क्या, किस तरीके से लिखे, देखो 1 और 2 कार्बन है तो C2, ठीक है बच्चों। और फिर क्या होगा, H2O और होल पावर। यहाँ पर देखो कितने नंबर में लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन है और कितने, 4, 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या कर देंगे, 2। देख लो बच्चों, इसके अंदर देखो एसिटिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड के अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों चीजें हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। साथ में देखो इस फॉर्मूले को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है वो मैं इसको इस टर्म में लिख सकता हूं, इसकी टर्म में लिख सकता हूं ना, ये देखो लिख के देखा है, तो वो इस फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी फिर तो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। बट ये क्या है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। समझ गए बात को, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अरे देखो भाई, फिर क्वेश्चन कहाँ घूमता है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने यही बोला कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, और जो जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो ये होता है CxH2O की होल पावर y। और जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो सब क्या होंगे, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन एसिटिक एसिड तो यहाँ पर कर रहा है, एसिटिक एसिड तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी है, साथ में इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो उसी को, ये जो थी ना कार्बोहाइड्रेट्स की, वो पुरानी डेफिनेशन थी कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं और जिनका जनरल फार्मूला होता है CxH2O की होल पावर y, ठीक है। फिर जब एसिटिक एसिड पे तो अप्लाई हो रहा था ये, लेकिन एसिटिक एसिड क्या है, वो तो एक कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, तो भाई कौन होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसी के लिए हमें जाना पड़ेगा एक मॉडर्न डेफिनेशन के ऊपर।
समझ गए बात को। तो ये तो एक ओल्ड डेफिनेशन थी कि तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट्स वो होंगे जो क्या होंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होंगे, और जो CxH2O के होल पावर बाई फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो सब कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अब देखो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, समझ गए बात को, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहां पर बड़ा ही लफड़ा फंस गया, लफड़ा ये फंस गया। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं रेमनोज का। रेमनोज ये भी क्या है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका फॉर्मूला लिखने जाए तो C6H2O की होल पावर क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। तो देखो 12 हाइड्रोजन कितने इसके अंदर 12 है, तो 5 2 या 10, अभी 10 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन और बचेगा, तो 2 हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये कार्बन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला था CxH2O की होल पावर y, इस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा रेमनोज। रेमनोज क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले को तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो फिर इस फॉर्मूले को जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए थे। लेकिन बेसिकली होता क्या है, ये जो रेमनोज होता है ना, ये क्या होता है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो बच्चों ये जो पुरानी डेफिनेशन थी ना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, और जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CxH2O की होल पावर y, जो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो सब क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन क्या हुआ, एसिटिक एसिड ने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। एसिटिक एसिड उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी क्या है वो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। लेकिन रेमनोज क्या है, रेमनोज जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन वो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, भाई बिल्कुल है, रेमनोज क्या कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये जो ओल्ड डेफिनेशन थी ना वो क्या हो गई, फिर तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही कि कौन से हमारे कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कौन से कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग चलते हैं सीधा मॉडर्न डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मॉडर्न डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बच्चों हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर बात करते हैं हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो मॉडर्न डेफिनेशन होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। साथ में क्या होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी होते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, विच on further hydrolysis these compounds are produced, these compounds are produced। समझ लो अच्छी बात को, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको हम लोग अभी मतलब समझाते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना वो कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, एक ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, समझ गए आपको, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। साथ में क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइडिक होगा या फिर कीटोनिक होगा, ठीक है। और जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसी कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब समझ रहे हो, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो कंपाउंड प्रेजेंट है ना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वही सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, वो प्रोड्यूस करेगा। और वो जो प्रोड्यूस करेगा तो वो कौन कौन से कंपाउंड होंगे, वो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, एल्डिहाइडिक होंगे और कीटोनिक होंगे, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजों का मतलब समझा रहे हैं। सबसे पहले देखो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव को समझते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जो क्या होते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, साथ में क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक होते हैं। और जब उसी कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यही सारे कंपाउंड्स का क्या होता है, हमें मिलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH ग्रुप को बोलते हैं, और पॉली मतलब क्या, बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी का नाम देते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब है किसी भी एक कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्या होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। साथ में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कहने का मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। साथ में कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी उसके अंदर क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब समझा रहा हूं एक बार, ठीक है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो हम लोग वैसे भी 11th में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिस भी कार्बन के ऊपर क्या होता है, कायरल सेंटर होता है, वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, वही क्या होता है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, देखो होता क्या, कार्बन है, कार्बन के कितने होते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, अलग अलग एटम के साथ लगा हुआ है, A B C और D। ठीक है, A B C और D अलग अलग एटम या फिर बोले अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच है। तो ये वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल कार्बन बोलते हैं। अब बेसिकली देखो बच्चों क्या होता है, जो भी तुम्हारे कायरल कार्बन होते हैं, कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कार्बन चारों के चारों बॉन्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम या फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम के साथ बना रहा है, तो वो क्या करता है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल कार्बन बोलते हैं। अब जो भी तुम्हारे कायरल कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब समझ रहे हो आप बात को, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है बच्चों, वो लाइट कर देता है। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग प्यार से PPL नाम से जानते हैं। ठीक है, वो क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर दे रहा है, तो वो वाला कंपाउंड क्या हो गया, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, जैसे देखो प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब पता है आपको, 2 तरीके की लाइट होती है, फिजिक्स में जब पढ़ा होगा कि एक तो ऑर्डिनरी लाइट होती है और एक क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होती है जो क्या करती है, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जो तुम्हारे घर के अंदर ट्यूबलाइट लगी हुई है वो क्या है, उससे लाइट आ रही है, तो वो लाइट कौन सी है, ऑर्डिनरी लाइट है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर तुम्हारे ऊपर ही पड़ते जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हर डायरेक्शन में फैल रही है। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जब हम क्या करते हैं, जो सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, जैसे लेजर लाइट है, एक सिंगल डायरेक्शन में क्या करती है, वो फोकस करती है, तो वो कैसी लाइट हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। ऑर्डिनरी लाइट को भी हम प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के ऊपर डालेंगे और वो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, और जो कायरल कार्बन हुआ तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब भी समझ गए आप। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन के ऊपर चले कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला, ओल्ड डेफिनेशन थी उसकी, और जिसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला CxH2O की होल पावर बाई, जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, यही बोला था। वो डेफिनेशन जो थी और जो पर्टिकुलर वो जो तुम्हारा फॉर्मूला था वो हर कंपाउंड्स के ऊपर सही नहीं बैठ रहा था। जैसे हम लोग एसिटिक एसिड पे जा रहे थे, तो एसिटिक एसिड पे वो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो एसिटिक एसिड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स तो होता ही नहीं है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने रेमनोस की बात करी थी, तो रेमनोस क्या होता है, वो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में रेमनोस क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो रेमनोस जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो फिर तो वो वाली जो डेफिनेशन थी वो फेल कर दी। उसको फेल करने के बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन दी थी उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन थी उसमें क्या बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या है, जब हम प्लेन पोलराइज लाइट उस पर डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट कर देगा। समझ गया, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब रोटेशन 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो वो घड़ी की दिशा में होगी तो क्लॉकवाइज बोलेंगे, और घड़ी की जो सुई चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, और उस कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। साथ में फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, या तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। और फर्दर हम जब कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो कंपाउंड है उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यही सारे हमें कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या हो गई, तुम्हारी एक डेफिनेशन हो गई। पूरा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। ठीक है, फिर देखो हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट देखो टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चों,
क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो बच्चों ये दो टाइप के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। या तो होगा तुम्हारा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, या फिर उसके अंदर क्या होगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। समझे बच्चों बात को। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड क्या होते हैं हमारे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, उसके अंदर एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और किसी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब देखो बच्चों, हम लोग एक एग्जांपल बचपन से पढ़ते आते हैं। एक तो एग्जांपल देखा ही होगा, वो कौन सा होता है, ग्लूकोज। ठीक है, और उसको पिया भी होगा, है ना, एनर्जी मिलती है, वो प्रोवाइड करता है ना, एटीपी एनर्जी से मिलती है ना। और एक एग्जांपल देखा होगा तुम लोगों ने फ्रक्टोज का। ये तो दो नाम सुने ही होंगे ना, सुने हैं दो नाम। ठीक है, तो ग्लूकोज होता है, एक क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और जो हम लोग ग्लूकोज की फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, C6H12O6। समझ गए बच्चों बात को। वो जो ग्लूकोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। और जो फ्रक्टोज होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। समझे बात को या नहीं समझे। अब देखो फर्क क्या है दोनों के अंदर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम है। इसका भी C6H12O6 है और इसका भी कितना है, C6H12O6 है। लेकिन इसका नाम हम लोगों ने ग्लूकोज रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया, फ्रक्टोज रख दिया। ऐसा कहीं हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो दो नाम रख दो भाई तुम। ये घर का खेती थोड़ी है कि बच्चा पैदा हुआ 10 नाम रख दो उसका। किसी बेसिस पर तो रखा होगा इसको कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। क्यों नहीं हम लोग दो दो फार्मूला याद करने को पता चल रहा है, दो दो नाम याद करना पड़ रहा है, एक ही नाम में चल जाता। कुछ तो डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस यही होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा फ्रक्टोज होता है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। इसलिए बोलते हैं जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल कौन सा है, फ्रक्टोज, और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल कौन सा है, ग्लूकोज है। ठीक है बच्चों, ये तो हम लोगों ने किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करी है, ये जो क्लासिफिकेशन करी है वो करी है किसके बेसिस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। सेकंड देखो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको देखते रहना। अब देखो बच्चों, सेकंड करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड देखो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। ठीक है, किसके बेसिस पर करते हैं हम लोग, स्वीटनेस के बेसिस पर करते हैं। स्वीटनेस मतलब समझ लो भाई, मीठा होगा या नहीं होगा, ये चीज होगी है ना। स्वीटनेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो कि भाई कोई चीज मीठी होगी तो बढ़िया, नहीं होगी तो बढ़िया, ऐसे तो करोगे। तो स्वीटनेस के बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, स्वीटनेस के बेसिस पर कितने टाइप के, ये दो टाइप के होते हैं। दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो भाई मीठा होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। तो स्वीटनेस के बेसिस पर एक तो होगा शुगर और एक क्या होगा, नॉन शुगर होगा। एक तो होता है शुगर और एक दूसरा क्या होता है, नॉन शुगर। ठीक है, अब देखो जो चीज भाई हमें टेस्ट करके देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करके देखेंगे, हमें मीठा लगेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, शुगर है। और कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करेंगे और जो चीज हमें मीठी नहीं लग रही हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन शुगर है। ठीक है, तो देखो
जो शुगर देखो, जब ग्लूकोज पीते हैं तो कैसा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि वो मीठा मीठा लगता है ना। तो वो क्या हो गया, शुगर हो गया, समझ बात, वो क्या हो गया, शुगर हो गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, कौन कौन से थे, ग्लूकोज हो गया, माल्टोस हो गया, ठीक है, लैक्टोस हो गया, ठीक, सुक्रोस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, वो सब एग्जाम्पल हैं शुगर के, ठीक है बच्चों, किसके एग्जाम्पल हैं, शुगर के। और जो मैं नॉन शुगर की बात करूं तो नॉन शुगर का एग्जाम्पल देखो कौन सा है, सेल्यूलोज, कौन सा है, सेल्यूलोज, ठीक, सेल्यूलोज क्या होता है, नॉन शुगर होता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई ये उसके अंदर जो था वो पूछा हुआ था कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें सुक्रोज था, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, 3 तो ये थे, साथ में एक सेल्यूलोज था, इनमें से ये पूछा हुआ था क्वेश्चंस के अंदर कि इसमें से नॉन शुगर कौन सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था, सेल्यूलोज, ठीक। अब देखो बच्चों, ये तो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन करी वो किसके बेसिस पर करी है, स्वीटनेस के बेसिस पर। तो स्वीटनेस के बेसिस पर 2 टाइप के हैं, एक तो हमारे जो शुगर होंगे जो मीठे लगेंगे, टेस्ट करके देखेंगे तो मीठा लग गया तो बहुत अच्छा, वो शुगर, और जो उसको टेस्ट करके देखा मीठा नहीं लगा तो वो क्या हो गया, नॉन शुगर हो गया, ठीक है। नॉन शुगर का एग्जाम्पल था सेल्यूलोज, और जितने भी तुम्हारे सुक्रोज वगैरह थे वो सब किसके एग्जाम्पल थे, वो तब थे शुगर, शुगर के, ठीक है। सेकंड देखो, हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर ये 2 टाइप के होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर कितने टाइप के हैं, ये 2 टाइप के हैं। एक तो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। दूसरे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है बच्चों। तो देखो हम लोग किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर क्या है, 2 टाइप के हैं, एक तो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर और क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, कभी बचपन में 10th क्लास में ही, 10th क्लास में सीख लेते हैं, 11th में भी सीखते हैं ना, और 12th में भी सीखते हैं। 2 चीजें होती है, एक तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एक क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और एक क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और साथ में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इतना सुनते रहना अभी ध्यान से, आज से पहले ना भी क्लियर हो ना, आप क्लियर हो जाएगा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको सुनते रहना, ठीक है। उससे पहले देखो क्या है, ये एजेंट वर्ड का नाम सुन रहे हो ना, इस एजेंट को सुनो, एजेंट, ये एजेंट से आज न तो कल, कभी ना तो कभी तो पाला पड़ा होगा, एजेंट से आज ना तो कल, कभी ना कभी तो पाला पड़ा होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बीमा वाले होते हैं ना, वो जो बीमा करते हैं, ठीक है, LIC वाले होते हैं, वो भी क्या होता है, एजेंट होते हैं, है ना। तो LIC एजेंट को तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, सब लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इन एजेंट का काम ये होता है, जिसको पकड़ लेते हैं भाई पागल कर देते हैं। एजेंट का काम क्या है, जिसको पकड़ लेंगे पागल कर देंगे। इसी तरीके से क्या होता है, LIC एजेंट होता है। एजेंट की कहानी सुनना, क्योंकि इसमें एजेंट लगा हुआ है, इसमें भी एजेंट लगा हुआ है। तो जिसे पकड़ लिया LIC एजेंट, जिसको पकड़ लेगा उसको कर देगा पागल, ठीक है, उसको क्या कर देगा, पागल कर देगा। कहने का मतलब है वो जो LIC एजेंट है, अपनी LIC ना करके वो सारी दुनिया भर की क्या करेगा, LIC करेगा, समझ गए बात को। क्योंकि वो क्या है, LIC एजेंट है। अपनी LIC क्यों नहीं करेगा, वो अपनी LIC इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे अपनी कंपनी की सारी पॉलिसी पता है, समझ गए बात को। तो LIC एजेंट का काम क्या है, सारी दुनिया का क्या करेगा, LIC करेगा, अपनी नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है बच्चों। इस रिड्यूसिंग एजेंट को सुनना, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, अपना रिडक्शन ना करके बाकी दुनिया भर की जितनी स्पीसीज होगी ना, सबका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर देखो हम लोग चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखो क्या है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग लगा हुआ है, तो एजेंट लगा हुआ। एजेंट क्या करेगा, अपनी ना करके दूसरों की नहीं करेगा, अभी बताया मैंने।
इसी तरीके से क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अपने आप को ना ऑक्सीडेशन करके जितनी भी स्पीसीज होगी वो सबको क्या कर देगा, वो ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन कर देगा। समझ गया आपको? तो अपनी ना करके वो दूसरों की कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपना ना करके दूसरों का क्या कर रहा है, स्पीसीज का रिडक्शन, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझे, क्लियर है? ठीक। इसी तरीके से देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पर, रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस। तो रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक तो क्या होंगे, एक क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और एक क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे जो क्या करते हैं, फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट, ये दो नाम सुने होंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जब चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो जो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट होते हैं उनको रिड्यूस नहीं करते। जो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट होते हैं जिन शुगर को क्या नहीं करते, रिड्यूस नहीं करते, वो सब होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वो सब क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट क्या करते हैं, जिस शुगर को रिड्यूस कर देते हैं, जिस शुगर को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उस शुगर को क्या बोलेंगे हम लोग, उस शुगर को हम लोग नाम दे देते हैं रिड्यूसिंग शुगर का। समझ गए बात को? तो फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट वो एक क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो अपना रिडक्शन ना करके वो सामने वाली स्पीसीज का क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। तो ऐसी शुगर का क्या होता है, रिडक्शन कर देते हैं, तो वो शुगर कौन सा होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट क्या करते हैं, जिन शुगर को रिड्यूस नहीं करते उन शुगर को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के हैं, एक तो रिड्यूसिंग शुगर और एक दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट होता है। फेलिंग्स टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या काम करता है, सामने वाले को रिडक्शन करता है, और जो सामने वाले को रिडक्शन कर दिया तो उसका क्या नाम दूंगा मैं, कि वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और सामने वाले को कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस नहीं कर पाया तो उसको क्या बोलूंगा मैं, क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल देखो कौन कौन से। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सुक्रोज। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सुक्रोज। लेकिन जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, ठीक है, राइबोज हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं रिड्यूसिंग शुगर के। रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला इसको, क्योंकि फेलेंस और टॉलेंस रिएजेंट क्या करते हैं, इन सारे शुगर को रिड्यूस कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और इसको क्या करते हैं, जो सुक्रोस होता है इसको जो होता है फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं करते, तो इसलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। देखो ये तीन क्लासिफिकेशन देख लिया, फोर्थ क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लोग चलते हैं, है ना, उसको देखते रहना। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं डी। ठीक है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्यों बोला इसको, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको क्या करेंगे हम लोग, उन सबको क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, उन सबको क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसको बेसिस पर क्या करें, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, जो भी तुम्हारा हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो भी हम लोग हाइड्रोलिसिस देखेंगे उसके बेसिस पर हम लोग देखो क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में तो समझ लो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करने पे मतलब समझ लो उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। जब प्रोडक्ट मिलेगा तो उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो होते हैं 3 टाइप के। ठीक, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मोनोसैकेराइड्स।
एक क्या होते हैं मोनो सैकेराइड्स, ठीक है, और फिर होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है बच्चों, और एक होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, और एक क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक। 3 टाइप के हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट के। कहने का मतलब है बच्चों कि जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे क्या होगा, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करके 3 कैटेगरी में, एक तो होगा मोनोसैकेराइड बोलेंगे, एक को हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। फिर देखो होता क्या है, इसका एग्जांपल लेके चलूंगा मैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो क्या है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला पता है, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है बार बार रिपीट करता है ना, C12H22O11, यही तो होता है। इस सुक्रोज का क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करते हैं। और हाइड्रोलिसिस जो होता है सुक्रोज का करते आ रहे हैं हम लोग, बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं ना, बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं। 9th-10th क्लास में फोटो वो ग्लूकोज वगैरह पढ़ लेते हैं ना, बायोलॉजी के अंदर तो बात कर लेते हैं ना, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। जब देखो हम लोग इस सुक्रोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे भाई। जब यहां से देखो वाटर के साथ क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, कहने का मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट कौन कौन सा जनरेट होगा, एक तो यही होगा C6H12O6, और एक और प्रोडक्ट मिलता है C6H12O6, यही मिलता है ना। एक को क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज, और एक को क्या नाम दे देते हैं हम लोग, फ्रक्टोज। यही होता है जब भी हम लोग सुक्रोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एक ग्लूकोज मिलता है और क्या मिलता है, फ्रक्टोज। तो एक बात देखो, मैंने क्या किया, इस सुक्रोज का क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो मुझे 2 यूनिट मिल रही है, एक तो ये वाली यूनिट मिल रही है और एक यूनिट मिल रही है, 2 ही तो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 यूनिट मिल रही है। तो इसी तरीके से हम लोग कितने प्रोडक्ट मिल गए, 2 यूनिट मिल गई, ठीक है, 2 यूनिट मिल गई। अब देखो कभी तुमने केमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजी के अंदर ग्लूकोज पढ़ा होगा, तो जिस तरीके से हम लोग सुक्रोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं कभी, लेकिन तुम लोगों ने इसका, ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, इसका कभी हाइड्रोलिसिस होते हुए नहीं देखा होगा, कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलता। ग्लूकोज को जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, कोई रिएक्शन ही नहीं होती, समझ गए आपको। तो यहां पर तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। तो ग्लूकोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो वहां पर क्या हाइड्रोलिसिस हुआ, इसका ग्लूकोज का क्या रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई, कोई प्रोडक्ट मिला, नहीं मिला ना। लेकिन जब सुक्रोज का कर रहे थे तो क्या होता, सुक्रोज जो होता है जब उसको कर रहे थे तो 2 यूनिट मिल रही थी हमें, 2 यूनिट मिल रही थी ना, एक तो ग्लूकोज की यूनिट मिल रही थी और एक किसकी मिल रही थी, फ्रक्टोज की, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब देखो बच्चों, तो मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जिन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता बच्चों, वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं तुम्हारे मोनोसैकेराइड्स, समझ गए। तो जिनका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात देखो, मोनोसैकेराइड्स के कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन के अंदर, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल लिखो, तो एग्जांपल कौन से हो गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे, किसके एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड्स के। फिर नेक्स्ट देखो, हम लोग चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के पास। ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस करने पर, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और वहां पर क्या मिलता है, 2 यूनिट से लेकर के कितना मिलता है, गिव 2 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स, 2 से लेकर के 10 यूनिट तक हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो उसको क्या नाम देते हैं बच्चों हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखो ओलिगोसैकेराइड्स के, सुक्रोज, सुक्रोज का भी एग्जांपल देखा था करके। सेकंड देखो लैक्टोज, ठीक है, और माल्टोज, ठीक है, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स के हैं, ठीक है। तो कोई पूछे ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जब उनका किसी कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से लेकर के हमें 10 यूनिट तक प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मोर देन 10 यूनिट्स मिलती है, ठीक है। कितनी यूनिट मिलती है, 10 यूनिट से ज्यादा मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, पॉलीसैकेराइड्स,
ठीक है, तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और क्या मिल रहा है, 10 से ज्यादा यूनिट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। और जो हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल देखें तो कौन से, सेल्यूलोज, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, और क्या होते हैं, स्टार्च। इन तीनों को हम लोग फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ग्लूकोज पढ़ने बैठेंगे ना, जब हम लोग इसकी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं, जो किसी भी एक कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें 10 से ज्यादा यूनिट हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये सब किसके बेसिस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी है, ये सब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस पर मोनोसैकेराइड होता है, जिसका मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता, जिस कार्बोहाइड्रेट्स का, वो सब मोनोसैकेराइड। फिर ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जिस कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करने पर 2 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट तक प्रोडक्ट मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और फिर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं तो कितना प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 10 यूनिट तक हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, तो वो सब क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड्स होंगे। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल कौन कौन सा होता है, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च था। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखो, हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, चलो उससे पहले एक बात बताते हैं बड़ी अच्छी सी, है ना, उसके से पहले हम लोग बात देखते हैं कि देखो, नोट करके लिख लेना, ये जो सैकेराइड वर्ड लगा हुआ है ना, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये कहां से आया हुआ है। ठीक है, ये कहां से आया हुआ है, तो जो सैकेराइड वर्ड है ना, जो सैकेराइड वर्ड है, केम फ्रॉम लैटिन वर्ड, केम फ्रॉम, कहां से आया हुआ है, लैटिन वर्ड से आया हुआ है, फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो लैटिन वर्ड होता है ना, वो कौन सा लैटिन वर्ड है, सैक्रम। जो सैक्रम वर्ड है, लैटिन वर्ड, इसी से क्या है, सैकेराइड है। इस सैक्रम का मतलब क्या होता है, विच मीन्स शुगर। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स शुगर। शुगर है तो क्या होगा, मीठा होगा। ठीक है, तो कोई पूछे कि ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, और मोनोसैकेराइड है, इसके पीछे जो सैकेराइड वर्ड लगा हुआ है कहां से आया हुआ है, तो सैकेराइड वर्ड जो है उसका लैटिन वर्ड सैक्रम से आया हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, फिर देखो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फर्दर आगे। देखो, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखो क्या होता है, और जो किसी के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे, तो उसका नाम होगा ट्रायोज। ठीक है, जो क्या ट्रायोज, 4 कार्बन हुए उसके अंदर तो टेट्रोज, ठीक, 5 कार्बन हुए तो क्या होगा, पेंटोज, और 6 कार्बन हुए उसके अंदर तो क्या होगा, हेक्सोज। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप हुआ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नाम हो जाएगा एल्डोज। ठीक, एल्डोज। और जो कहीं पर फंक्शनल ग्रुप हुआ कीटोन, सीओ ग्रुप जो होता है वो कीटोन का होता है, तो जो नाम हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, कीटोज। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो देखो क्या है एग्जाम्पल इसका, जैसे एक कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड लगा हुआ CH, फिर एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये क्या 6 कार्बन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, साथ में क्या है, फर्स्ट 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, और एल्डिहाइड लगा हुआ होगा, CHO ग्रुप लगा होगा, तो उसका नाम क्या होगा, एल्डोज। क्या नाम होगा, एल्डोज। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्डोज। इस वाले का नाम लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं। ठीक है, क्या नाम हो गया, एल्डोज, एल्डो। ठीक है, एल्डोज। ओज मतलब क्या था, शुगर, तो एल्डो मतलब क्या है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। और फिर देखो कितने लगे हुए हैं, 6 कार्बन लगे हुए, तो क्या लगा दो, हेक्सोज, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्डो हेक्सोज। ठीक है, क्या नाम हो गया, एल्डो हेक्सोज हो गया। फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो हम लोग बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखना एक एग्जांपल, इसको यहां थोड़ा रफ करके इधर लिखते हैं। ठीक, उसमें देखो यहां पे लगा हुआ CO और यहां फर्दर क्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब इसमें देखो काउंटिंग करते हैं। ये जो ग्रुप है वो क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन है ग्रुप।
कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा, इसकी काउंटिंग करो 1 2 3 4 और 5 है ये। तो यहां पर देखो क्या है, इसका नाम लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे इस कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप क्या कीटो, अब देखो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटोज, तो कीटो पेंटोज, ठीक है। तो हम लोगों ने किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करी है कार्बोहाइड्रेट्स की, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर करी है। 3 होंगे तो ट्रायोस, 4 टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस, और CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड तो एल्डोज, और जो CO होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, कीटोस की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो इतना। देखो बच्चों यहां पर हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स उठाया था, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की पहले ओल्ड डेफिनेशन देखी, फिर क्या करा, मॉडर्न डेफिनेशन देखी, ठीक है। फिर वहां से हम लोगों ने फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करना शुरू किया। तो 5 क्लासिफिकेशन थे, है ना, जो क्लासिफिकेशन करने के बाद 5 क्लासिफिकेशन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। ध्यान रखना है ये जो क्लासिफिकेशन होते हैं इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कभी पूछ ले शुगर के बेसिस पर पूछ ले, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ शुगर कौन सा है, नॉन शुगर कौन सा है ना। कभी रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर पूछ ले कि कौन सा ऐसा शुगर है जो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो ऑप्शन क्या टिक करोगे, सुक्रोज होता है ना। फिर उसके बाद जो है वो चर्चा किसकी करी थी, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर करी थी। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, उस पर ध्यान रखना है ना। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डील करेंगे, बेसिकली हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो सबसे जो मॉलिक्यूल्स पढ़ना होता है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज हम लोगों ने पिया भी होता है, साथ में क्या मिलता है, ग्लूकोज का काम क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है ना। तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर उसी के साथ हम लोग ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, उसका फिर क्या करेंगे, रिएक्शन करा के देखेंगे ग्लूकोज की, ठीक है। ये सारी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।